अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और भयानक कहानी, वैम्पायर। मैं टैक्सी से उतरने के बाद टैक्सी वाले को किराया देने लगा। फिर मैंने स्टेशन की बिल्डिंग की तरफ तेज कदमों से बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा। ट्रेन चलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने तकरीबन दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार मुझे रुकना पड़ रहा था क्योंकि प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश था और लोग मेरे सामने से गुजर रहे थे। मैंने सामने खड़ी ट्रेन पर एक नज़र डाली और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। जो ही मैंने डब्बे में कदम रखा, सीटी की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर बाद ट्रेन ने हॉर्न बजाए और रेंगने लगी। अब मैं रिलैक्स था। मैंने अपने कंपार्टमेंट पर नज़र डाली और फिर दरवाजे पर लगा हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गया। शुक्र है कोई तो आया। अंदर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे अंदर आता देखकर खुशी का इजहार करते हुए कहा। मैंने उस पर एक नज़र डाली। उसका लहजा बिल्कुल ऐसा था जैसे हम बहुत पुराने दोस्त हों। मैंने भी उसे दोस्ताना तरीका अपनाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए हाथ मिलाया और अपने कंधे पर लटका बैग उतार कर सीट पर रखा। फिर उस आदमी के सामने बैठ गया। फिर मैंने खुशदिली से पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा नाम सागर है। मेरा नाम रमेश है। मैंने अपना नाम बता दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की। सागर ने मुझसे पूछा, रमेश जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है, मैं कपड़े का होलसेलर हूँ, मैंने जवाब दिया और फिर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। सागर समझ गया कि मैं भी उससे वही पूछना चाहता हूँ जो उसने अभी मुझसे पूछा है। मैं कोई काम नहीं करता, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने हैरत से कहा, कुछ नहीं करते? हाँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने मुस्कुरा कर कहा। सीट पर एक नज़र डालने के बाद बोला, पता नहीं वो 2 आदमी क्यों नहीं आए जिन्होंने यहाँ सीट बुक करवाई थी। मैं तो सोच रहा था कि शायद कोई भी नहीं आएगा, मुझे सफ़र अकेले ही करना होगा, लेकिन फिर तुम आ गए। चलो अब सफ़र बातें करते हुए अच्छा गुजर जाएगा। वैसे क्या तुम कोलकाता ही जाओगे ना? हाँ, मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। बहुत अच्छे, फिर तो खूब मज़ा आएगा। वैसे ताश वगैरह का शौक़ है तुम्हें? सागर ने पूछा। मैंने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, सागर ने खुश होते हुए कहा। फिर उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट पैकेट में से ज़रा सा बाहर निकालने के बाद हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। सागर ने भी एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा लिया। फिर जेब से लाइटर निकालने के बाद मेरा सिगरेट सुलगा दिया और अपना सिगरेट सुलगाने के बाद सिगरेट का पैकेट और लाइटर सीट पर ही रख दिया। लाइटर पर जो ही मेरी नज़र पड़ी, मैं कुछ हैरान हो गया क्योंकि आज तक मैंने ऐसा लाइटर नहीं देखा था, क्योंकि उस पर एक बेहद डरावनी औरत की तस्वीर बनी हुई थी जिसके लंबे लंबे दांत उसके मुंह से निकलकर गर्दन तक पहुंच रहे थे और खून में लुथड़ी जबान मुंह से बाहर लटक रही थी। मैंने अपना गाल एक उंगली से खुजाते हुए सागर से कहा, ये कैसा लाइटर है भाई? मेरा मतलब है इस पर कैसी तस्वीर बनी है? क्यों, क्या ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए? सागर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि तस्वीर कुछ अजीब सी और डरावनी है। मैंने आज तक कभी किसी लाइटर पर ऐसी तस्वीर नहीं देखी, मैंने जवाब दिया। सागर लाइटर हाथ में पकड़कर उस पर बनी डरावनी औरत पे नजरें जमाते हुए बोला,
ये मेरी पसंदीदा तस्वीर है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने बेतकल्लुफ़ी के साथ कहा, यार हैरत की बात है, तुम्हें ये तस्वीर पसंद है, वरना तो लोग ऐसी फ़ोटोज़ से डरते हैं। बस यार, अपनी अपनी पसंद है, सागर ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। मैंने अपना बैग उठाकर ऊपर बर्थ पर रख दिया और फिर अपनी सीट पर लेटते हुए सागर से बोला, भाई मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से आराम नहीं कर पाया। शौक से आराम करो भाई, सागर ने खुशदिली के साथ कहा। मैं लेट गया तो सागर ने अपने बैग में से एक किताब निकाली, जिसका टाइटल देखकर एक बार फिर मुझे हैरत हुई, क्योंकि उस पर भी एक बेहद डरावनी औरत की तस्वीर बनी हुई थी, जो लाइटर वाली फोटो से मिलती जुलती थी, लेकिन उससे काफ़ी अलग थी। मैंने किताब का टाइटल पढ़ा और मेरी हैरत और बढ़ गई, क्योंकि उस किताब का टाइटल था खून पीने के तरीके। सागर किताब के कुछ पेज पलटकर उन्हें पढ़ने लगा और मैं सोच रहा था कि ये किस तरह की किताब है जिसमें खून पीने के तरीके लिखे हैं। ऐसी किताब किसने लिखी और छापी है, क्योंकि इस किताब की सेल मेरे ख्याल से 0 रही होगी। भला किसी को खून पीने के तरीकों से क्या दिलचस्पी। मैं उस वक्त काफ़ी थकान महसूस कर रहा था, इसलिए आंखें बंद करके लेट गया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर उंगलियों में दबी सिगरेट की कश भी लगाता जा रहा था। फिर मैंने सिगरेट का आखिरी कश लिया और सिगरेट फर्श पर बुझाकर आंखें बंद करके लेट गया। ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। उठो रमेश, काफ़ी रात हो गई है यार, कब तक सोओगे? कुछ खाओगे पियोगे नहीं? मुझे हिला जुलाकर जगाने के बाद सागर ने कहा। मैं एक जमाही लेकर उठ बैठा। फिर मैंने हाथ पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। रात के 11:15 हो रहे थे। मैं तकरीबन 5 घंटे सोया था और अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। उठो यार, कुछ खाओ पियो, कुछ बातचीत करो, सागर ने मुस्कुराते हुए कहा। काफ़ी देर सोया हूँ मैंने भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा और फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुंह हाथ धोकर जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा था। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि सागर ने थर्मस में से एक कप में चाय उडेली और कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो भाई, चाय पियो और फ्रेश हो जाओ, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने कप उसके हाथ से लेने के बाद अपने होठों से लगा लिया। सागर की वही किताब जिसका टाइटल खून पीने के तरीके था, उसके करीब ही सीट पर पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, यार ये कैसी किताब है? ये बहुत अच्छी किताब है, सागर ने जवाब दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसी किताब से लोगों को क्या दिलचस्पी? क्या इसमें खून पीने के तरीके लिखे हैं या किसी राइटर ने वैसे ही इस किताब का टाइटल खून पीने के तरीके रखा है? मैंने सागर से पूछा। सागर ने किताब उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खुद ही पढ़ लो भाई, फिर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ है। मैंने किताब सागर के हाथ से ले ली और कुछ देर उसके टाइटल को गौर से देखता रहा। फिर मैंने उस टाइटल को पलटकर उसके पहले पेज पर नज़र डाली। वहाँ राइटर ने किताब के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रो लिखा था। मैं पढ़ने लगा। लिखा था, इससे पहले की किताबों में अपने शिकार को पकड़ने और बेबस करने के तरीके लिखे गए हैं और अब इस किताब में उससे आगे के स्टेप्स लिखे जा रहे हैं। याद रखिए, अगर किताब में लिखे गए तरीकों से आप एहतियात से काम करेंगे तो आपको अपने शिकार का खून पीने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस सेंटेंस के बाद राइटर का नाम शुमान लिखा था। मैंने जल्दी से उस पेज को पलट दिया और अगले पेज पर लिखे वर्ड्स पढ़ने लगा। लिखा था, तरीका नंबर 1, अपने शिकार को अपना दोस्त बना लें। उसके बाद उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश करें। फिर मौका देखकर उसे अपना असल रूप दिखाएं। असल रूप दिखाते वक्त एहतियात करें कि किसी रुकावट का चांस ना हो। आपका शिकार आपका असल रूप देखने के बाद अपने होश खो बैठेगा और यही वो वक्त होगा
जब आप अपने शिकार पर आसानी से काबू पा सकते हैं। अगर आपका शिकार ज़हनी तौर पर स्ट्रांग है तो फिर आप उसे तेज चोट लगाकर उसे बेबस कर सकते हैं। जब आपका शिकार आपके काबू में आ जाए तो उसे ज़मीन पर लेटा दें और एहतियात के साथ उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखें। याद रहे कि हाथ ज़्यादा ज़ोर से ना रखें, क्योंकि इस तरह खून का फ्लो सही काम नहीं करेगा। इसमें रुकावट पैदा होगी और आपको खून पीने का सही मज़ा नहीं आएगा। तरीका नंबर 2, अपने बड़े और नुकीले दांत बहुत ही एहतियात के साथ शिकार की गर्दन पर रख दें और धीरे धीरे दांतों को शिकार की गर्दन में घुसाने की कोशिश करें, ताकि उसकी गर्दन में सिर्फ उस जगह सुराख हो जहां आप चाहते हैं। जल्दबाजी से दांत गड़ाने की सूरत में शिकार की गर्दन से बहुत तेज़ी से खून निकलने का चांस है, जो बेकार हो सकता है। तरीका नंबर 3, पढ़ने के बजाय मैं सोचने लगा कि ये तो बड़ी अजीब किताब है। इसमें खून पीने के तरीके इस तरह लिखे गए हैं जैसे कोई क्रिकेट खेलने के तरीके बताए जा रहे हों। मैंने किताब बंद कर दी। फिर सागर की तरफ देखकर बोला, यार अजीब किस्म की किताब है। इसमें तो खून पीने के तरीके लिखे हैं जैसे क्रिकेट खेलने या खाना पकाने के तरीके लिखे जाते हैं। सागर मेरी बात पर मुस्कुराकर रह गया। मैंने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने किताब मेरे हाथ से लेने के बाद अपने करीब ही रख ली। फिर कुछ देर बाद ही वो बोला, अब तो तुम ताज़ा दम हो गए हो, क्या ख्याल है ताश खेली जाए? हाँ, निकालो ताश, मैंने खुशदिली से जवाब दिया और उसके करीब ही बैठ गया। सागर ने जेब में हाथ डाला और बोला, वैसे अगर तुम कुछ खाना चाहो तो खा लो, फिर आराम से खेलते रहेंगे। नहीं यार, अभी भूख नहीं है, मैंने शाम में ही खाना खाया था, मैंने कहा तो सागर ने ताश का पैकेट जेब से निकाल लिया और उसके बाद उसने जूं ही ताश के पत्ते पैकेट से बाहर निकाले, मैं एक बार फिर हैरान हो गया, क्योंकि ताश के पत्तों पर भी डरावनी औरतों की तस्वीरें बनी हुई थीं, जिनके लंबे लंबे दांत थे और कई औरतें लोगों का खून पी रही थीं। क्या तुम्हारे पास सारी चीज़ें ऐसी ही हैं? मैंने हंसकर सागर से पूछा। कैसी? सागर ने पूछा। जिन पर खौफनाक चुड़ैलों की तस्वीरें बनी हुई हैं, मैंने जवाब दिया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। सागर भी मेरी बात पर मुस्कुराकर बोला, बस यार, ऐसी तस्वीरें देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैंने उसकी बात पर ठहाका लगाया और बोला, ये भी अजीब बात की तुमने। लोगों को ऐसी तस्वीरें देखकर खौफ आता है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सुकून मिलता है। फिर मैंने मजाक में उससे पूछा, कहीं तुम भी तो खून पीने के तरीके नहीं सीख रहे? कैसी बातें करते हो यार, सागर ने मुस्कुराकर कहा और पत्ते बांटने लगा। कुछ ही देर बाद हम दोनों ताश खेलने लगे और फिर सागर मेरी सारी ट्रिक्स के बावजूद मुझसे बाजी जीत गया। उसने मुझसे कहा, यार तुम ये कोट उतार क्यों नहीं देते? मैंने हैरत से पूछा कि वो क्यों? ताकि तुम आराम से खेल सको। मेरा ख्याल है कि तुम कोट की वजह से उलझन का शिकार हो और सही तरीके से खेल नहीं पा रहे, सागर ने जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोट मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैंने मुस्कुराकर कहा। सागर कुछ नहीं बोला और एक बार फिर पत्ते बांटने लगा। कुछ ही देर बाद हम फिर एक दूसरे को मात देने के लिए अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगे। इस बार बाजी ख़त्म होने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा, लेकिन ये बाजी भी सागर जीत गया था। उसने पत्ते समेटते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम कोट उतार ही दो, तुम इस वजह से डिस्टर्ब हो। मैं सोचने लगा कि मैं तो कोट की वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ। फिर सागर बार बार मुझे कोट उतारने के लिए क्यों कह रहा है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। अगर कोट उतारने के बाद भी मैं हार गया तो? नहीं, तुम जीत जाओगे, ये मेरा दावा है, सागर ने अजीब से अंदाज में कहा। अगर हार गया तो? मैंने अपनी बात पर कायम रहते हुए उससे मजाक में पूछा। हो ही नहीं सकता कि तुम हार जाओ, तुम ज़रूर जीतोगे,
सागर ने कहा। फिर अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखने के बाद ताश के पत्तों को फेंटने लगा। अच्छा ये बात है, तो मैं कोट उतार देता हूँ। मैंने कोट उतारकर अपने पीछे रख लिया। फिर मैंने सागर से मुस्कुरा कर कहा, देखो अब तुम अपनी बात सच साबित करने के लिए कहीं जानबूझकर हार मत जाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अब बाजी तुम्हारी कोट के ऊपर खेली जाएगी। मेरा मतलब है कि इसे बिछा दो, हम इस पर पत्ते फेंकेंगे। सागर ने कहा तो मैं उसे गौर से देखकर सोचने लगा कि वो कैसी अजीब बातें कर रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो मेरा कोट तो नहीं हथियाना चाहता। वैसे तो मेरे कोट में कोई कीमती चीज़ या बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी शायद सागर समझ रहा हो कि मेरे कोट में बड़ी रकम है, और मुझे शक हुआ कि वो कुछ देर बाद मेरे कोट पर शर्त लगाकर बाजी खेलेगा और उसके बदले में अपनी कोई चीज़ दांव पर लगा देगा। जो कुछ मैं सोच रहा था वो सिर्फ मेरा अंदाज़ा था, हो सकता था कि बात कुछ और हो। बहरहाल मैंने फैसला किया कि अपने कोट की तरफ से अलर्ट रहूँगा। मैंने सागर के कहने के मुताबिक कोट बिछा दिया और उसने पत्ते बांटने शुरू कर दिए। अब मेरा दिमाग खेल से ज़्यादा कोट की तरफ था। बाजी शुरू हो चुकी थी और अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा। मैंने अपना पूरा ध्यान खेल से ज़्यादा कोट पर जमा रखा था और फिर अचानक सागर ने मेरा कोट उठाकर दूर फेंक दिया। उससे शायद मालूम नहीं था कि मैं कितना अलर्ट बैठा हूँ। मैंने एक लम्हे की भी देरी न की और कोट की तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि सागर मेरे कोट के साथ कुछ न कुछ करने वाला है। वो क्या करना चाहता था उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन सागर की तरफ से अपने कोट के बारे में ज़्यादा बातचीत की वजह से मैं अपने कोट की हिफाजत करना चाहता था। मैंने जैसे ही कोट की तरफ छलांग लगाई, सागर ने मेरी टांगें पकड़ लीं। अब कोट मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मेरे हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने चीखकर सागर से कहा और कोट पकड़ने की कोशिश करने लगा। सागर ने मुझे ज़्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए अपने हाथों की पोजीशन बदलने की कोशिश की। इससे मैंने फ़ायदा उठाया और थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कोट मेरे हाथ में आ गया। मैंने सागर की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जूं ही मैंने कोट को पकड़ा, सागर की पकड़ ढीली पड़ गई। फिर वो मुझसे दूर होकर बैठ गया। मैं जैसे ही सीधा हुआ और मेरी नज़र सागर के चेहरे पर पड़ी, तो मेरी बॉडी में डर की लहरें दौड़ने लगीं, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से चिंगारियां जैसी निकल रही थीं और उसके 2 बड़े बड़े दांत होठों से बाहर आ चुके थे और लाल लाल जुबान हवा में इधर उधर लहरा रही थी। अच्छा, तो तुम खुद भी खून पीने वाली बला हो, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़ा था और किसी भी पल हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर जा सकता था। इसलिए मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था, और दूसरी वजह यह थी कि सागर अब खुद ही मुझसे दूर हो चुका था और मुझ पर हमला करने का उसका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया और दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया, ताकि सागर अगर मेरी तरफ बढ़े तो मैं फौरन बाहर निकल जाऊं। क्या तुम मेरा खून पीना चाहते हो? मैंने पूछा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, सागर ने कहा, और उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई मालूम हो रही थी। तो फिर अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। मुझे बाहर जाने दो, उसने डरावनी आवाज़ में कहा। अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुका था, इसलिए मैंने तंज करने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, तो फिर जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम हट जाओ सामने से, उसने जैसे रिक्वेस्ट की। मैंने कोट पहनते हुए कहा, मुझसे क्या खतरा है तुम्हें?
उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा, देखो मेरे पास वक्त नहीं है, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैं समझ गया कि वो इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझे अपने बारे में सारी सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना देखो मेरे पास वक्त नहीं है, तुम खुद समझ चुके हो कि मैं कौन हूं, इसलिए प्लीज जाने दो। उसने कहा, नहीं मुझे सब कुछ बताओ। मैंने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे जाने दो। वो यूं दहाड़ा जैसे बहुत तकलीफ में हो, फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं कुछ परेशान हो गया, लेकिन मैंने अपने होश को काबू में किया और उसके सामने आ गया। वो पीछे हट गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब बताते हो या नहीं? क्या बताऊं? वो चीखा, सब कुछ बताओ कि तुम कौन हो, और सबसे अहम बात ये कि तुम मुझसे क्यों घबरा रहे हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरे बारे में तुम समझ चुके हो कि मैं कौन हूं और मैं तुमसे क्यों घबरा रहा हूं, तो उसका जवाब ये है कि तुम्हारे कोट के अंदर वाली जेब में जरूर कोई तावीज या गंडा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, वरना अब तक तो शायद मैं तुम्हारा खून पी चुका होता। अब तुम मुझे जाने दो प्लीज, सागर ने कहा और एक बार फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं उसे जाने दूं या नहीं। उसी दौरान सागर मेरी ओर तेजी से दाईं तरफ से निकल गया और फिर बिजली की तेजी से उसने डोर के पास जाकर हैंडल घुमाया और बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे कंपार्टमेंट के बाहर आ गया। वो तेजी से गैलरी में दौड़ता हुआ जा रहा था। मैंने सोचा कि उसे ख़त्म कर ही देना चाहिए, इसलिए मैं उसके पीछे दौड़ा। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही उसने डब्बे का दरवाज़ा खोला और फिर चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड में मैं दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने बाहर झांका, सागर का साया मुझे नजर आया और फिर उसने एक बड़े चमगादड़ की शक्ल बदल ली और आसमान की तरफ उड़ गया। मैं उस चमगादड़ को देखता रहा और कुछ देर बाद वो चमगादड़ अंधेरे में गायब हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कंपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं वापस आकर कंपार्टमेंट का जायजा लेने लगा। मेरा ख्याल था कि ताश के पत्ते और वो डरावनी किताबें वहीं होंगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने दिल ही दिल में अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी ने ज़बरदस्ती ये गंडा आते हुए मेरे हाथ पर बांधना चाहा था। मैंने जल्दी की वजह से अपने कोट की अंदर वाली जेब में रख लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।